बायोलॉजी। आई एम योर टीचर मिस साइका जी। तो आप सब जो है बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक निकाल लें और अपने साथ पेंसिल भी पकड़े, स्टिकी नोट्स भी अटैच करें। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करने हैं। फ्राइडे को जो हमने पढ़ा था उसकी थोड़ी सी समरी बता दो, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, फ्राइडे को हमने क्या डिस्कस किया था? हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, पेज 68 टू पेज 69 हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। इसमें हमने डिफरेंट साइंटिस्ट पढ़े थे जिन्होंने स्टडी की थी अंडर माइक्रोस्कोप, लाइक रॉबर्ट हॉक ने एम्प्टी चैम्बर्स दे के, एंटन वेन लीवनहॉक ने ड्रॉप ऑफ वाटर स्टडी किया, इसमें एनिमलक्यूल्स दे के। इसके अलावा लेमार्क ने जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर प्लांट और एनिमल्स को स्टडी किया कि ये सेल से बने हैं। इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि सेल के अंदर जो है सर्कुलर शेप में न्यूक्लियस मौजूद है, और ये सारी चीज़ें जो है ये माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद पॉसिबल हुई, क्योंकि एज सच नेकेड आई से हमें सेल नज़र नहीं आता। इसके अलावा जर्मन बॉटनिस्ट था मेथिया श्लीडन, ठीक है, और दूसरा जो था वो टीडर श्वान था। उन लोगों ने प्लांट्स और एनिमल को स्टडी किया। एक जो था वो जोलॉजिस्ट था और दूसरा जो था वो बॉटनिस्ट था। इसके अलावा 1839 में एवेंजेलिस्टिका ने क्या किया था, एक आइडिया दिया था कि प्लांट के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है प्लांट सेल के अंदर, तो वो प्रोटोप्लाज्म, यानी उसको फ्लूइड को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फिर इसके बाद रोडोल्फ ने वर्काउ का आइडिया दिया कि ईच एंड एवरी सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म और हर एक जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले से मौजूदा ऑर्गेनिज्म से अराइज हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे पेज 70 पे सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग निकाले पेज 70, सेल थ्योरी निकाल लिया। चलिए जी, तो सेल थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए एक माइंड मैप, एक समरी सी शो की है। ठीक है, इससे आप लोग को पूरे टॉपिक का पता चलेगा। पहले मैं आप लोग को ओवरऑल टॉपिक की समरी बता दूं। माइंड मैप में मैंने ऐड किए है कि सेल थ्योरी जो थी वो 2 साइंटिस्ट ने दी थी। ठीक है, हाउ मेनी साइंटिस्ट? 2 साइंटिस्ट। एक का नाम था टीडर श्वान, एक का नाम था टीडर श्वान और दूसरे का नाम था मेथिया श्लीडन। इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी। काफी डिस्कवरी के बाद जो है सेल थ्योरी पॉसिबल हुई। इसके अलावा सेल जो है, सेल के बारे में ये कहा गया कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल डिवीजन होती है और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। या तो सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग की समरी है पूरी टॉपिक की। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी जो थी वो किसने फॉर्मुलेट की थी, किसने दी थी। तो सेल थ्योरी जो थी वो दी थी टीडर श्वान ने और मेथिया श्लीडन ने, ये 2 साइंटिस्ट ने। ठीक है, टीडर श्वान जो था टीडर श्वान जो था वो जोलॉजिस्ट था, यानी इनकी स्टडी एनिमल्स की थी। और मेथिया श्लीडन जो था ये बॉटनिस्ट था। ठीक है, आप लोग इनके सामने लिख सकते हैं या प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें आप लोग के लिए क्लियर बुक पे मेंशन है कि टीडर श्वान जो था वो जोलॉजिस्ट था और मेथिया श्लीडन जो था वो बॉटनिस्ट था, यानी एक की स्टडी प्लांट की थी और दूसरी की स्टडी जो है वो एनिमल्स की थी। ठीक है, इसके बाद आफ्टर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ अंडर द माइक्रोस्कोप इट टुक 2 centuries ऑफ रिसर्च टू फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी। मतलब कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब लाइफ को स्टडी किया, ठीक है, अगर हम सेल की बात करें तो सेल इज अ लिविंग। ठीक है, सेल जो है ये लिविंग है क्योंकि इनके अंदर ऑर्गेनिलीज है, इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो सेल को हम नॉन लिविंग नहीं कह सकते, याद रखिए सेल हमेशा लिविंग होता है। तो इसके बाद ऑलमोस्ट 2 centuries के बाद सेल जो है ये सेल थ्योरी बनी। अब ये सेल थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिए कि सेल थ्योरी के हमेशा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी ये आता है सेल थ्योरी। ठीक है, इनकी जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स।
सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर। अगर आप लोग बुक के ऊपर देखना चाहते हैं तो ये पेज 70 पे है, ठीक है। तो सेल थ्योरी जो थी वो 2 साइंटिस्ट ने दी थी, और अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी जितनी भी प्लांट्स है और जितनी भी एनिमल्स है वो सेल से बने हैं, ठीक है। मतलब सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है और वो बिल्डिंग जो है वो उसमें सीमेंट यूज होता है, उसमें ईंट यूज होता है, इसके अलावा और मटेरियल यूज होते हैं, तो एक पूरी बिल्डिंग बनती है। तो इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह बना है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो एक सेल से बने होंगे, ठीक है, जो यूनिसेलुलर है यानी सिंगल सेल पे कंसिस्ट है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो मल्टी सेलुलर है, कंसिस्ट है मोर देन वन सेल, ठीक है। अगर हम यूनिसेलुलर की एग्जांपल ले ले तो इसमें हमारे साथ वायरस है, बैक्टीरिया है, वो सिंपल होते हैं, ना उनकी डाइजेशन, ना उनका लोकोमोशन, ना उनकी मूवमेंट हमारी तरह होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो सिंपल होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर है, लाइक अगर हम ह्यूमन की बात करें, इसके अलावा एनिमल्स की एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हैं, तो वो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। तो दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या था कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अभी मैं एक्सप्लेन करवा दूं हाउ दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आई की या एयर की, तो वो ऑर्गन में उनकी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन है, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हम आई और एयर या इसके अलावा स्टमक और इस तरह दूसरे ऑर्गन्स को देख ली तो इनकी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन जो है ये किस चीज से बने हैं, ये सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है, जिस तरह आप लोग आंख की मदद से देखते हैं, कान की मदद से आप लोग सुनते हैं, तो आप लोग की ये जो कान है, ये नाक है, ये किस चीज से बने हैं, इसका बेसिक यूनिट क्या है, सेल है ना। मैं सिंपल आप लोग को कहूँ कि फला इस तरह जो है ये बड़ा बिल्डिंग है, और आप लोग को मैं कहूँ कि इसका बेसिक जो है वो किस चीज से बना है, तो आप लोग बता दोगे ना कि बिल्डिंग का बेसिक जो है ये इस चीज से बना है। तो सेल जो है ये ऑर्गेनिज्म की कंस्ट्रक्शन में, ऑर्गेनिज्म के बनाने में इसका जो है वो बेसिक यूनिट है। तो सिंपल और भी चलिए सिंपल कर लेते हैं। आप लोग अपनी हैंड्स को देख ले, तो आप लोग के हैंड्स जो है दिस इज ऑर्गन, ठीक है, ये एक ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन किस चीज से बनी है, अगर इसका हम थोड़ा सा वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे जो है वो गौर करें, तो सेल कंबाइन हो के टिश्यू बनाता है, टिश्यू कंबाइन हो के ऑर्गन बनाता है। इट्स मीन कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल है, फिर उसके बाद टिश्यू है, फिर उसके बाद ऑर्गन है। तो आप लोग के जो हैंड्स है वो सेल से बने हैं, और हैंड से आप लोग क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फंक्शन का क्या मतलब है, काम, आप लोग जो काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग हाथों से किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई ना कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किस चीज का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देख ले तो यहाँ पर वो विरको वाला आइडिया फॉलो हो रहा है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। अच्छा, न्यू सेल जो अराइज होते हैं, ठीक है, लाइक अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया हर 20 मिनट बाद डिवाइड होता है। तो इट्स मीन जो न्यू बैक्टीरिया आ रही है तो वो पहले से एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से आती है, उनके पेरेंट्स होते हैं ना। लाइक अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमारे साथ जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बन रही है तो इनके पेरेंट्स ऑलरेडी से मौजूद है। लाइक अगर हम ह्यूमन बींग्स को देख ले तो ह्यूमन बींग्स में भी रिप्रोडक्शन हो रही है, मतलब जनरेशन आगे जा रही है। तो जनरेशन को आगे जाने के लिए क्या जरूरी है, पहले से मौजूदा सेल जरूरी है। अब एक सेल जो है वो ऑलरेडी से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस सेल से जो है वो दूसरा सेल कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन होगी। नाउ व्हाट इज मीन बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइडेड इनटू 2 daughter cell or 4 daughter cells।
यहाँ पर मैं टू फिनोमेना थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा दूं। हमारे पास एक माइटोसिस है, ठीक है, माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एंड द नेक्स्ट वन इज मियोसिस। एक माइटोसिस आ जाता है, एक मियोसिस आ जाता है। माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होगा टू डॉटर सेल में, ठीक है, सेल डिवीजन हो जाएगी, एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होगा टू डॉटर सेल में। तो आप लोग अगर देख ले तो सपोज मैं कहूँ कि बैक्टीरिया में सेल डिवीजन हो रहा है, तो बैक्टीरिया की एक बॉडी जो है वो हाउ मेनी बॉडीज में डिवाइड हो जाएगी, टू में डिवाइड हो जाएगी। दिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, बट विच वन टाइप ऑफ सेल डिवीजन? माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में। इसके अलावा अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, बट हेयर द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू फोर डॉटर सेल, ठीक है, इसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा, हाउ मेनी डॉटर सेल? फोर डॉटर सेल, ठीक है। तो आप लोग अगर देख ले तो एक से जो है वो माइटोसिस में दो बन रहे हैं, और अगर मियोसिस में देख ले तो एक सेल से जो है वो फोर बन रही है। तो इट्स मीन कि न्यू ऑर्गेनिजम्स जो बन रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है। अगर आप लोग के लिए मैं और भी सिंपल कर दूं, मैं इधर से ये प्री एग्जिस्टिंग सेल हटा दूं, वन का मतलब कि ऑलरेडी से मौजूदा सेल, बैक्टीरिया का भी हो सकता है, वायरस का भी, ह्यूमन बींग्स का भी हो सकता है, ये मैं इधर से हटा दूं। अगर ऑलरेडी से फ्री एग्जिस्टिंग सेल ना होगा तो आगे जो है वो टू सेल्स नहीं बनेंगी। इट्स मीन कि न्यू ऑर्गेनिजम्स बनने के लिए क्या जरूरी है? ऑलरेडी से मौजूदा सेल जरूरी है। तो सेल डिवीजन की समझ आ गई, होप सो कि सबको समझ आ गई होगी। चलिए, तो ये 3 एजम्पशन थे सेल थ्योरी के। पहला एजम्पशन क्या था? ठीक है, पहला एजम्पशन था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर व्हाइल सम आर मल्टीसेलुलर। सेकंड क्या था? सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। थर्ड क्या था कि यहाँ पे विर्को का आइडिया फॉलो हो रहा है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। फिर आगे आप लोग को साइंटिस्ट के पिक्चर्स भी दिखाए हैं, मेथिया श्लीडन का पिक्चर दिखाया है, टीडर श्वान का, ये हमारे जो है वो साइंटिस्ट है जिन्होंने काफी डिस्कवरीज की है हमारे लिए। रोडोल्फ विर्को है, लुइस पास्चर है जिसने बैक्टीरिया पे काम किया, ठीक है। इसके बाद अगर हम देख ले तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ है सब सेलुलर पार्टिकल्स, पेज 70। पेज 70 पे आप लोग के साथ है सब सेलुलर पार्टिकल। पहले समरी से बता दूं माइंड मैप की शक्ल में, ठीक है, आप लोग देख ले, स्लाइड की तरफ देख ले। सेलुलर पार्टिकल्स जो है इसमें हमारे साथ तीन आ जाते हैं पार्टिकल्स, एक वायरस है, एक प्रियॉन्स है, और थर्ड वन वायरॉइड्स है, ठीक है। इसको पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये हमारे साथ लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, डेट्स वाई दे आर कॉल्ड पार्टिकल्स। अगर सपोज ये लिविंग होते तो फिर इसका क्या नाम होता? ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग चीज को तो हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं ना, या नहीं? लिविंग चीज को हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज जो है वो बाउंड्री लाइन पे पड़ा हो, लिविंग भी हो, नॉन लिविंग भी हो, देन दिस इज कॉल्ड पार्टिकल्स। इनको फिर क्या कहते हैं? पार्टिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन की तरफ आते हैं कि दोज पार्टिकल विच आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है, बट शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नाउन एज सब सेलुलर पार्टिकल्स। वो ऑर्गेनिज्म जो सेल पे कंपोज ना हो लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक किसकी तरह हो? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह, तो इनको क्या कहते हैं? सब सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो सेल से नहीं बने हो लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह हो, तो इसको क्या कहते हैं? सब सेलुलर पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल वायरस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स, ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सब सेलुलर पार्टिकल्स। अच्छा, नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड सब सेलुलर पार्टिकल्स? बिकॉज दे आर नॉट लिविंग एंड नॉट नॉन लिविंग, ये ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, डेट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पार्टिकल्स। इसके बाद अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख ले तो दे कैन रिप्रोड्यूस। अच्छा, इनकी अगर प्रॉपर्टीज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह है तो ये रिप्रोड्यूस हो सकता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब कि ये डिवाइड होगा और अपने जैसे डॉटर सेल्स बनाएगा, ठीक है। रिप्रोड्यूस का मतलब अपने जैसे डॉटर सेल। सपोज एक पेरेंट सेल है और उनसे डॉटर सेल्स बन रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि कौन सा फिनोमेना हो रहा है? रिप्रोडक्शन का। अब इस रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है? ऑलरेडी से एग्जिस्टिंग सेल का होना जरूरी है। इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है दे कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक टू देयर ऑफस्प्रिंग।
इनमें ये एबिलिटीज होती है कि ये करेक्टर जो है ये ट्रांसफर करे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। यहाँ पर मैं आप लोग को सिंपल एग्जांपल दूंगी, आप लोग खुद अपने करेक्टर्स को देख ले। आप लोगों में ऐसे करेक्टर्स मौजूद होंगे कुछ न कुछ, मैं ओवरऑल करेक्टर्स की बात नहीं कर रही, आप लोग का आई कलर, आप लोग का हेयर कलर पेरेंट्स की तरह मस्ट होगा। इवन कि हम जो है यहाँ पर किसी के पेरेंट्स आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन से स्टूडेंट के पेरेंट्स है, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ करेक्टर में उनके साथ क्या शो करते हैं, रिजेम्बलेंस शो करते हैं। ठीक है, तो असल में ये करेक्टर जो है ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। अब इसके लिए कौन से एजेंट्स है, कैसे ट्रांसफर होती है, या तो डीएनए के जरिए ट्रांसफर होगी, इनका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर आप लोग अपने साथ राइट करना चाहते हैं तो इधर लिख रही हूँ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक, आप लोग की बुक में इसका फुल फॉर्म नहीं, आप लोग अपने साथ नोट कर ले, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो आप लोगों में करेक्टर्स आ रहे हैं, किसी के आई, किसी के हेयर, किसी के दूसरे करेक्टर पेरेंट्स की तरह है, दिस इज ड्यू टू डीएनए, डीएनए की वजह से। इसके अलावा आरएनए भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। करेक्टर जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मस्ट जाते हैं। अगर ओवरऑल करेक्टर नहीं जाते तो मतलब कुछ ना कुछ एटलीस्ट 2, 3, 4 या 5 करेक्टर, डिपेंड करता है कि कितनी जीन्स जो है वो अपने साथ पेरेंट्स के करेक्टर जो है वो ले जा रहे हैं। तो करेक्टर्स भी ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो दो करेक्टर्स है, ठीक है, वो डीएनए और आरएनए की वजह से है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है ऑफस्प्रिंग का, इसकी मीनिंग है बच्चे। ठीक है, सिंपल, डॉटर, सन, इसको कलेक्टिवली जो है वो हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, इसमें सन्स भी आते हैं और डॉटर्स भी आते हैं। ठीक है, मतलब ही, शी, बोथ इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम कंपोजिशन को देख ले तो ये जो है दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। ये हमारे साथ जो सब सेलुलर पार्टिकल्स है ये तो या डीएनए से बने होंगे, या आरएनए से बने होंगे, या प्रोटीन से बने होंगे। इट्स मीन कि ये सब सेलुलर पार्टिकल जो है दे आर नॉट कंसिस्ट ऑफ सेल। इसको हम सेल कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, और इनका साइज भी बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, इनका साइज जो है ऑलमोस्ट 0.2 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है, साइज भी इनका कम होता है। अब मैंने पहले आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि जब साइज कम होता है तो ये हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, क्योंकि जिस सेल का साइज 0.2 माइक्रोमीटर से कम हो दे आर नॉट कंसिडर सेल, उसको हम सेल कंसिडर नहीं करते। डेट्स वाई दे आर कॉल्ड सब सेलुलर पार्टिकल्स। अपने साथ नोट कर ले, जिसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर से कम हो तो उसको हम सेल कंसिडर नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में डीएनए भी मौजूद है, आरएनए भी है, प्रोटीन्स भी है, एट अ टाइम हर एक चीज मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें वायरस की तो वायरस में या डीएनए होगा, या आरएनए होगा, या प्रोटीन्स होगा। इस बेस पर भी हम इसको सब सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर समरी बता दूं पहले कि इसमें हम डिस्कवरी पर पढ़ेंगे, शेप और साइज पढ़ेंगे, और सेल के फंक्शंस पढ़ेंगे। ये आप लोग की बुक में नहीं है, अपने साथ स्टिकी नोट पे अपने साथ जो है वो नोट कर ले। सेल की अगर डिस्कवरी की तरफ हम आ जाए तो सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में किया था, 1665 में किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क सेल को स्टडी किया और इस पे एम्प्टी चेम्बर्स देखे तो वो जो एम्प्टी चेम्बर्स थे उसको क्या नाम दिया, उसको सेल का नाम दिया। इट्स मीन के फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वाज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1665।
नाउ कम्स टूवर्ड्स द लेटरल मीनिंग। इनकी लेटरल मीनिंग क्या है? द वर्ड सेल इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड सेलुला। ठीक है, ये लेटरली जो है ये जिस वर्ड से डिराइव हुई है वो सेलुला है, और सेलुला का मतलब क्या है? चैम्बर। चैम्बर का मतलब कोई भी एरिया, कोई भी खाली जगह। ठीक है, तो लेटरल मीनिंग इसकी है कि सेल जो है वो डिराइव हुई है लैटिन वर्ड सेलुला से, और इसकी मीनिंग चैम्बर। ये भी अपने साथ नोट कर ले। इसके अलावा अगर हम डिफिनेशन पे आ जाए, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, अब ये मैंने पहले से आप लोग को एक्सप्लेन करवा दिया कि सेल जो है वो कैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, कि हमारी जितनी भी ऑर्गन्स है या हमारी बॉडी में जितनी भी जो है वो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं बेसिकली वो सेल से बने हैं। ठीक है, अब जब कोई सेल जो है, अब सपोज आप लोगों के हैंड्स है या आप लोग के एयर है, आप लोग का स्टमक है, ये सारे ऑर्गन है, तो स्ट्रक्चरली जो है ये कैसे बने हैं? ठीक है, सेल से बने हैं, और ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सपोज आप लोग के हैंड जो है वो किसी भी चीज को उठाते हैं, या आप लोगों के ईयर जो है उससे आप लोग सुनते हैं, या आप लोग के जो आईज है उसके जरिए आप लोग देखते हैं, तो सेल जो है बेसिकली सेल से बना है, और इसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है साइज एंड शेप आ जाता है। तो सेल जो है ये वेरी करता है साइज एंड शेप में, हमेशा एग्जैक्ट एक साइज का नहीं होता, दे शोज वेरिएशन। ठीक है, कुछ सेल जो है वो हमारे पास लार्ज होते हैं और कुछ सेल्स हमारे पास शॉर्ट होते हैं, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, कि वो कैसे उसकी कंपोजिशन है। आप लोग ये ना कहे कि सारे सेल एक ही साइज के होंगे, कुछ सेल लार्ज होते हैं और कुछ सेल जो है वो स्मॉल होते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी फंक्शंस की तरफ आ जाए, तो सेल जो है देयर आर वेरिएशन अमोंग द सेल ऑन द बेसिक ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, सॉरी। सेल जो है ये क्या वेरिएशन शो करते हैं? अब यहाँ पर मैं आप लोग को सिंपल समझा दूं कि अगर कंपेयर कर लूं आप लोग की बॉडी की 3 ऑर्गन्स, लेग्स और हैंड्स के साथ, चले मैं स्टमक कंपेयर करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग के लिए लिखूं कि इस एग्जांपल में मैं ले रही हूँ लेग्स ले रही हूँ। ठीक है, लेग्स के अलावा दूसरा ऑर्गन जो है वो स्टमक ले रही हूँ, और आप लोग को पता है कि बेसिकली जो है ये किस चीज से बने हैं, इसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है जी। इसके अलावा मैं हैंड्स ले रही हूँ, तो बेसिकली ये जो लेग्स है तो ये बना है किस चीज से? सेल से। ठीक है ना, जिस तरह बिल्डिंग जो है वो बनी है ईंटों से, इसी तरह आप लोग की बॉडी की कंस्ट्रक्शन सेल से हुई है। अगेन अगेन रिपीट करवा रही हूँ कि आप लोग के जहन में बिल्कुल ड्रिल हो जाए कि जितना भी जो ऑर्गेनिज्म है या उनके ऑर्गन्स है या टिश्यू है, ये सारे सेल से बने हैं। हैंड्स जो है ये किस चीज से बना है? दिस इज आल्सो फॉर्म फ्रॉम सेल, ये भी सेल से बना है। अब अगर मैं लेग्स को देख लूं, तो लेग्स के अंदर जो सेल है वो डिफरेंट होंगे, स्टमक के अंदर जो सेल है वो डिफरेंट होंगे, और हैंड्स के अंदर जो सेल है वो डिफरेंट होंगे। ऑब्वियसली अगर ये डिफरेंट होंगे तभी इसका काम डिफरेंट होगा। आप लोग ये तो नहीं कह सकते कि लेग्स, स्टमक, हैंड्स ये सारे इनका काम जो है एक होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आप लोग ऐसे तो नहीं कहते ना। लेग्स का अपना फंक्शन है, इसके जरिए आप लोग क्या करते हैं? वॉक करते हैं। ठीक है, दौड़ते हैं, चलते हैं। इसके अलावा स्टमक का क्या काम है? इसके जरिए आप लोग जो इतना खाना खाते हैं ना, इसके जरिए ये डाइजेशन होती है। ठीक है, आप लोग की जो फूड की डाइजेशन है वो स्टमक में होती है। तो आप लोग को जो है वो स्टमक को थैंक्स करना चाहिए कि इतना फूड आप लोग के लिए डाइजेस्ट कर रहा है। आप लोग डेली बेसिस पे जो चीजें खाते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, नाश्ता करते हैं, इनकी फुल फूड की डाइजेशन कहाँ पे होती है? स्टमक में। हैंड्स के जरिए आप लोग क्या करते हैं? चीजें उठाते हैं, बुक उठाते हैं, पेंसिल उठाते हैं, बल पॉइंट उठाते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारी चीजें उठाते हैं, ग्लास उठाते हैं। तो इसका काम जो है, इसके फंक्शन डिफरेंट है। तो इट्स मीन कि इन ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स होंगे उनका जो शेप होगा, उनका साइज होगा, या उनका जो है स्ट्रक्चर होगा, वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा या नहीं? अगर सारे सेल सेम होते फिर तो सारे एक ही फंक्शन परफॉर्म करते। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि देयर आर वेरिएशन अमोंग द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन डिफरेंट है तो सेल्स भी वेरिएशन शो कर रहे हैं।
इसके अलावा अगर हम टाइप्स पे आ जाए तो टाइप जो है वो हमारे साथ टू है, ठीक है। हमारे साथ टू टाइप ऑफ सेल है, एक प्रोकैरियोट है और एक यूकैरियोट है। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रोकैरियोट एंड व्हाट इज मीन बाय यूकैरियोट। ये प्रो का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। प्रो मीन बिफोर, प्रो का मतलब बिफोर, मैं साथ साथ लिख रही हूँ, आप लोग भी लिख के। एंड कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, कैरियन का जो वर्ड है ये निकला है न्यूक्लियस से, ठीक है। प्रो मीन बिफोर एंड कैरियन मीन या कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस। इसके बाद अगर हम देख ले तो यू मीन आफ्टर, यू मीन आफ्टर एंड कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, ठीक है। समझ आ रही है जी। तो प्रो का मतलब बिफोर एंड कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यू मीन आफ्टर। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रो आफ्टर न्यूक्लियस, इसका मैं क्लियर करवा दूं। प्रोकैरियोटिक मीन ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले आए हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस के डिस्कवरी से पहले जितनी भी ऑर्गेनिजम्स आए हैं उसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो अगर ये न्यूक्लियस के डिस्कवरी से पहले आए हैं तो इट्स मीन कि इसमें न्यूक्लियस मौजूद होगा, यस आर नो, मौजूद होगा या नहीं अगर न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले आए हैं। ऑब्वियसली नहीं होगा, हियर इज नो न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर एज सच कोई कॉम्प्लिकेटेड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, फिर जब सेल का मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोग को खुद ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोग जस्ट ये आइडिया गेन करें कि ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, ट्रू, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। नाउ व्हाट इज मीन बाय आफ्टर न्यूक्लियस, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बाद आए हैं। नाउ हियर इज अ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें बिल्कुल ट्रू न्यूक्लियस होगा। लाइक इफ वी टॉक अबाउट अवर सेल्फ वी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आप लोग जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, आप लोगों के अंदर बिल्कुल प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रॉपर ऑर्गेनेलिस, हर एक चीज मौजूद है। लेकिन अगर हम वायरस बैक्टीरिया की बात करें तो एज सच वहां पे कोई भी जो है वो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। क्लियर हो गई बात, व्हाट इज मीन बाय प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज मीन बाय यूकैरियोटिक। अच्छा, इसके बाद चलिए आ जाते हैं, मैं आप लोग को दिखा दूं। आप लोग की बुक पेज 71 पे है, आप लोग को जनरल सेल्स दिखाए हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल्स, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल्स आप लोगों को दिखाए हैं। चलिए इधर मैं आप लोग के लिए पिक्चर भी दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग बुक से देखना चाहते हैं या इधर देखना चाहते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कहाँ से सीख रहे हैं। जी स्लाइड में मैंने आप लोग को शो कर दिया, ठीक है। ये जो आप लोग को दिखाया है दिस इज प्लांट सेल, ठीक है, और नीचे जो है वो एनिमल सेल है। सिंपल बता दूं, यहाँ तक जितना हमने पढ़ लिया तो ये जो प्लांट और एनिमल सेल है तो ये हमें एज सच नेकेड आई से नजर नहीं आती, ये हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जनरल एक्सप्लेन करूंगी, फिर एक एक ऑर्गेनेली को पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। ये सेल है, ठीक है, और इस सेल को हम स्टडी करते हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। सेल का जो फर्स्ट लेयर है याद रखिए वो सेल वॉल से मिलके बना है। किस चीज से बना है? सेल वॉल, ठीक है। प्लांट का जो फर्स्ट लेयर है प्लांट की सेल का वो सेल वॉल से मिलके बना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेरे साथ रिपीट करते जाए, शाबाश। सेल वॉल एंड द सेकेंड वन इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद ये जो आप लोग को सिलेंडर शेप के नजर आ रहे हैं इसके हम बाकायदा पूरे फंक्शन, इनकी कंपोजिशन, हर एक चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को जनरल दिखा रही हूँ। गोल्जी अपरेटस है, ठीक है, मेरे साथ साथ शाबाश रिपीट करें, व्हाट इज दिस? दिस इज गोल्जी अपरेटस। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। इसका डिटेल हम फिर पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो बड़ा मिड में आप लोग को व्हाइट नजर आ रहा है ये क्या है? दिस इज वैक्यूल, ठीक है। क्या है? रिपीट करते जाए, वैक्यूल। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास रेफाइड क्रिस्टल्स है, ठीक है। अब रेफाइड क्रिस्टल का मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जो ड्रूस क्रिस्टल्स है और रेफाइड क्रिस्टल है बेसिकली ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बने हैं। अच्छा, बुक पेज 71 पे आप लोग को प्लांट सेल दिखाया है, ठीक है। इसकी हम पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो बाद में करेंगे, एक एक
के। लेकिन अभी मैं आप लोग को यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा आइडिया दे दूं। प्लांट सेल का जो फर्स्ट लेयर है वो बना है सेल वॉल से, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करते जाए, सेल वॉल। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, नेक्स्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास गोल्जी अपरेटस है। इसकी फंक्शन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, हर एक चीज में फुल एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप लोग सिर्फ इनके नेम सुने। इसके बाद ये मिड में जो पोर्शन है, ठीक है, व्हाइट कलर का, इसको बिल्कुल व्हाइट जो है इसको वैक्यूल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। रिपीटेड आफ्टर मी, वैक्यूल मेम्ब्रेन। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टिक्स से दिखाए है, दिस इज रेफाइड क्रिस्टल्स, raphied crystals. The next one is the star shaped structure which is a circular shape and this is called Druce crystals, ठीक है। ये क्या है? This is called Druce crystals. The next layer is mitochondria. ये देख लीजिए, माइक्रोस्कोप से ही पॉसिबल हुआ कि हम इतने सारे ऑर्गेनेलीज देख सकते हैं। याद रखिए, कलेक्टिवली दिस इज अ प्लांट सेल, ठीक है, कलेक्टिवली दिस इज अ प्लांट सेल, लेकिन इसके अंदर जितनी भी जो है वो चीजें है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनेलीज, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑर्गेनेली, वैक्यूल इज ऑर्गेनेली, गोल्जी अपरेटस इज ऑर्गेनेली। आप लोग इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको ऑर्गेनेली कहेंगे। और इसके अलावा ये जो पूरा है इसको आप लोग सेल कहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को सर्कुलर शेप में दिखाए है एमाइलोप्लास्ट यानी स्टार्च ग्रेन, ठीक है। प्लांट जो है वो इसको स्टोर करता है। इसके बाद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाद न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर साइड पे बिल्कुल ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। इसके अलावा इनके साथ अटैच है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा ये बिल्कुल डॉट शेप के जो नजर आ रहे हैं, दिस इज राइबोसोम्स एंड दिस वन इज गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है। अच्छा, आप लोग का जो होमवर्क है, आप लोगों ने एनिमल सेल को ड्रा करना है और इसकी लेबलिंग करनी है। लेकिन पेज 71 पे प्लांट सेल को ड्रा करना है और इसकी लेबलिंग करनी है। लेकिन लेबलिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि लेबलिंग एक साइड पे करें, कैपिटल लेटर्स में, डबल अंडरलाइनिंग, ठीक है। एक साइड पे लेबलिंग कैपिटल लेटर्स में, डबल अंडरलाइनिंग, और बिल्कुल नीट और क्लीन ड्रा करें कि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। ये पेपर में मोस्टली इनका जो डायग्राम है वो आता है। जी जी जवेरिया, क्वेश्चन करें आप। एक्सक्यूज मी मैम, डॉटर सेल्स का क्या मतलब है? डॉटर सेल्स का ये मतलब है कि मतलब एक पेरेंट है, उनसे जो है वो ऑफस्प्रिंग बन रही है, बच्चे बन रही है, तो वो डॉटर सेल है, ठीक है। लाइक आप लोग खुद एक डॉटर सेल्स है, ठीक है। आप लोग भी मतलब अपने पेरेंट्स से जो है वो एराइज हुए है, तो आप लोग खुद भी डॉटर सेल्स है, ठीक है, सिंपल। यस मैम। मैम अच्छा, हसनैन क्वेश्चन करें आप। हेलो हसनैन, बेटा क्वेश्चन करें। मैडम होमवर्क ले दिया आपने? होमवर्क मैंने दे दिया। होमवर्क आप लोगों का पेज 71 पे आप लोगों ने प्लांट सेल को ड्रा करना है, इसकी लेबलिंग एक साइड पे करनी है, कैपिटल लेटर्स में, डबल अंडरलाइनिंग, प्लांट सेल को ड्रा करना है। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैडम। जी 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 यस मैम, थैंक यू। जी मैडम जो ये सब सेलुलर पार्टिकल्स है इस पर इसको जी थोड़ा सा बेटा। एक्सप्लेन करें। अच्छा, सब सब सेलुलर पार्टिकल। जी, सब सेलुलर पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो सेल पे कंसिस्ट ना हो और जिसका साइज बहुत ज्यादा कम हो, 0.2 माइक्रोमीटर से कम हो। इसको हम पार्टिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है ऑर्गेनिज्म, इनको हम नहीं कह सकते। सब सेलुलर का मतलब कि एक मतलब सेल पे ये कंसिस्ट नहीं होते। जी सारा। मैम यहाँ पर ये जो आप कह रही थी लेबलिंग एक साइड पे करे, तो जी। ये तो इतनी ज्यादा लेबलिंग है, तो एक साइड पे नहीं हो अच्छा सकती। बेटा, हाँ पता है मुझे कि लेबलिंग ज्यादा है। अगर सपोज एक बिल्कुल एक हीरो में नहीं आ रहे तो आप लोग लाइन लगा के मतलब नीचे लाइन ले आए और फिर लेबलिंग करे इसकी। मतलब सपोज एक ऑर्गेनिली के आप लोग करना चाहते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रहा तो इनसे थोड़ा सा नीचे ले आए और फिर करे इसकी लेबलिंग। क्लियर? यस, थैंक यू। वेलकम। जी समीर, हेलो बेटा, क्वेश्चन करें आप।
हेलो समीर बेटा, क्वेश्चन करें आप। सही है ना? मैडम अच्छा जी मरियम। मैडम, जी बेटा। प्लांट सेल में ग्रेफाइट क्रिस्टल किस चीज से बना है? प्लांट सेल में क्या किस चीज से बना है? रिपीट कर दे थोड़ा, मुझे आवाज नहीं आ रही। ग्रेफाइट क्रिस्टल। अच्छा, ये ड्रूस और रेफाइड क्रिस्टल जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं, लेकिन ये मैं फुल एक्सप्लेन करवाऊंगी, ठीक है? अभी मैंने जस्ट आप लोग को ऑर्गेनिलीज के नेम्स करवा और दिए। मैडम ये जो आपने होमवर्क दिया है तो ये जी, रफ जी। नोटबुक में ड्रॉ। हाँ बिल्कुल, आप लोग रफ नोटबुक में करें कि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। मैडम ये प्रियॉन्स और मोइराइट्स किसे कहते हैं? ये प्रियॉन्स और वायराइड जो है बेटा, ये सब सेलुलर पार्टिकल है, ये सेल से नहीं बने हैं, ठीक है? मतलब जिस तरह हमारी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है, इसी तरह ये सेल से नहीं बने हैं। इसमें या तो सिंपल आरएनए होगा या प्रोटीन्स होंगे। प्रियॉन्स के अंदर प्रोटीन्स है, प्रियॉन्स के अंदर प्रोटीन्स है, Yes. और वायराइड्स के अंदर आरएनए है। और ये आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़े हैं, प्रियॉन्स और वायराइड, पेपर में भी ये आए थे। यस मैडम।